ईरान में आपने सबसे बुरी स्थिति के लिए क्या योजना बनाई है? मुझे नहीं लगता ये सबसे बुरा मामला है। हमने सैन्य रूप से उन्हें काफी हद तक हरा दिया है। मुझे लगता है सबसे बुरा मामला ये होगा कि हम ये करते हैं और फिर कोई ऐसा व्यक्ति सत्ता में आ जाता है जो पिछले व्यक्ति जितना ही बुरा है। सही है, ऐसा हो सकता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। सबसे बुरा होगा कि सब कोशिशों के बाद भी 5 साल बाद कोई ऐसा व्यक्ति सत्ता में हो जो पहले से बेहतर नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो लोगों के लिए सब कुछ लौटाए। ईरान ने एक नया सर्वोच्च नेता चुना है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और खुद इस्लामिक गणराज्य दोनों के लिए सबसे बुरा मामला है। आप देख सकते हैं कि नया सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामनेई है, जो अली खामनेई के 56 वर्षीय बेटे हैं। इस नियुक्ति की समस्या ये है कि इस्लामिक क्रांति के संस्थापक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसकी अनुमति नहीं है और अब ये फिर भी हो गया है। मुझे बताने दीजिए कि यह बड़ा मुद्दा क्यों है और कैसे हुआ। पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले कहा गया था कि मुजतबा उसी हमले में मारे गए जिसमें उनके पिता मारे गए थे, लेकिन बाद में खबर आई कि शायद वह उस इमारत में नहीं थे और फिर रिपोर्टें आईं कि वो एक दूसरे इजरायली हमले में घायल हो गए थे। हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि घायल हो या नहीं, वो 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद तीसरे सर्वोच्च नेता बन गए हैं। पर असली बात ये है, यह नियुक्ति तकनीकी रूप से इस्लामिक रिपब्लिक को समाप्त कर देती है और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद संस्थापक आयतुल्ला खोमैनी ने कहा था। देखिए, खोमैनी और खामेनेई ने वंशानुगत शासन की सार्वजनिक रूप से निंदा की थी। उन्होंने इसे गैर इस्लामिक और गणराज्य विरोधी कहा था। मैं दिखाता हूँ। यहाँ खोमैनी के हू शब्द है। इस्लाम कहता है कि राजशाही और वंशानुगत उत्तराधिकार गलत और अमान्य है। जब इस्लाम पहली बार ईरान में आया तो पूरी राजशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। वह आगे कहते हैं कि राजशाही और उत्तराधिकार वही भयावह बुरी शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने शहीदों के सरदार को विद्रोह करने और उसकी स्थापना को रोकने के प्रयास में शहादत पाने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने यजीद के वंशानुगत उत्तराधिकार का विरोध करते हुए विद्रोह किया था। इस्लाम राजशाही और वंशानुगत उत्तराधिकार को मान्यता नहीं देता। इनका इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। ये थे इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक। सोचिए, ये शब्द पुराने होकर भी भूले नहीं गए। देखिए, खोमैनी की वसीयत वास्तव में एक अनिवार्य कोर्स है जिसे हर ईरानी को ईरानी विश्वविद्यालय में पढ़ना पड़ता है और उस कोर्स में हर कोई यह सीख रहा है कि यह व्यवस्था यानी राजशाही और वंशानुगत उत्तराधिकार की व्यवस्था मूल रूप से अवैध है। ये इस्लामिक रिपब्लिक में निषिद्ध है और यही वजह है कि खोमैनी ने खुद अपने बेटे को नेता बनने, इस्लामिक रिपब्लिक का नेता बनने की इजाज़त नहीं दी और फिर खामनेई से भी उम्मीद की गई थी कि वो उस सिद्धांत का पालन करेंगे। असल में खामनेई ही थे जिन्होंने नहीं चाहा था कि मोजतबा उनके बाद सर्वोच्च नेता बने, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। यह IRGC ने किया था, खामनेई का नहीं। IRGC इस व्यक्ति को वहां चाहती थी, इसलिए जीती, लेकिन इसका असर क्या होगा? ये नियुक्ति उस इस्लामिक रिपब्लिक के अंत को दर्शाती है जिसकी परिकल्पना खोमैनी ने की थी। अब ये असल में एक राजशाही बन गई है, वही जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ने हटाया था। तो सवाल उठता है कि IRGC ने इस आदमी को क्यों आगे बढ़ाया? उन्होंने मोजतबा को क्यों आगे बढ़ाया, जबकि दोनों संस्थापकों ने ऐसी किसी चीज का विरोध किया था? क्योंकि वो सालों से उनका आदमी था। मोजतबा IRGC के साथ तभी से जुड़े हुए हैं जब से उनके पास कोई भी ताकत आई थी। जो क्रांतिकारी सेना को नियंत्रित करते हैं वे उस पर पहले भरोसा करते थे और अब उसे ऊपर बैठा दिया है। और इसका इस युद्ध में क्या होता है, ईरान के दीर्घकालिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर बात करें, चलिए देखते हैं कि ईरानी लोग इस फैसले पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कैसे शासन समर्थक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कैसे अन्य ईरानी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले चलिए शासन समर्थकों को देखते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि वे ईरानी सरकारी टीवी की खबरें सुनने इकट्ठा हुए हैं और फिर जब घोषणा की जाती है तो वे खुशी में झूम उठते हैं। सुनिए। ईश्वरीय दया की वर्षा हमारे ऊपर आसमान के नीचे हुई।
उन्होंने अभी अभी घोषणा की है कि विशेषज्ञों की सभा के निर्णायक वोट से ग्रैंड आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामेनेई, हमारे प्रिय नेता, हमारे सर्वोच्च नेता खामेनेई रहमत। जैसा कि आप जानते हैं, CNN ही अमेरिका का एकमात्र चैनल है जिसे ईरान से रिपोर्टिंग की अनुमति है। उनका रिपोर्टर तेहरान में है और वहीं से रिपोर्ट कर रहा है। सुनिए। फ्रेड, नए सर्वोच्च नेता की घोषणा कैसे हुई थी और हमें उनके बारे में क्या जानकारी है? मुझे लगता है कि ईरान के सरकारी टीवी पर यह घोषणा साधारण तरीके से की गई थी। ये एक बयान था जिसे विशेषज्ञों की सभा ने पढ़ा था, जो कि ईरान में 88 मौलवियों की एक संस्था है, जिसने नए सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खमेनेई को चुना, जो दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खमेनेई के दूसरे बेटे हैं, जिन्हें एक हफ्ते पहले हवाई हमले में मार दिया गया था। और ये सब व्यापक कवरेज का हिस्सा था जो यहाँ ईरानी राज्य टीवी पर चल रहा था, क्योंकि इस समय यहाँ शोक सभाएं चल रहे हैं। जैसा कि निश्चित रूप से ईरान और अमेरिका तथा इजराइल के बीच सैन्य अभियान रात के समय में जारी हैं और देश भर में वे शोक सभाएं जैसे ही घोषणा की गई खुशी और जश्न में बदल गए। ये कुछ ऐसा है जो अभी भी ईरानी सरकारी टीवी पर जारी है, और ये वास्तव में तब आया है जब ईरानियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टकराव के मामले में पूरी तरह से अलग रुख अपनाया है। वास्तव में ये सप्ताहांत काफी दिलचस्प रहा है, जहां शुरुआत में इस देश के राष्ट्रपति ने ईरान के कुछ पड़ोसी देशों से वहां हो रही रॉकेट और मिसाइल हमलों के लिए माफी मांगी थी। पिछले 36 घंटों में माहौल बदल गया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल से युद्ध विराम नहीं चाहता और आयतुल्ला अली खमेनेई की हत्या का बदला लेना चाहता है। और फिर आज रात यहाँ ईरान में संसद के प्रमुख ने भी बिल्कुल वही बात कही, और चुनावों को लेकर भी। अब जाहिर है ये बताना भी महत्वपूर्ण है कि ईरान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो शासन का समर्थन नहीं करता, और अब वे खुद को और भी ज्यादा हाशिए पर महसूस करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जल्द ही बात करेंगे, मोजतबा शासन में एक बहुत ही कट्टरपंथी व्यक्ति हैं और अब वे शीर्ष पर हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ईरानी मोजतबा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस क्लिप में सुनिए। अब बात करते हैं कि ये आदमी कौन है, हमें इसके बारे में क्या पता है और इससे भविष्य के बारे में क्या जान सकते हैं। दुर्भाग्य से हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। मोजतबा शासन के सबसे रहस्यमय व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी ईरानी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया और उनके बहुत कम बोलने के वीडियो हैं। हमारे पास जो है वो कुछ तस्वीरें हैं जो आप अभी देख रहे हैं, जो उनके ऐलान के बाद जारी की गई थी, और हमारे पास उनका कुछ पुराना फुटेज भी है जिसमें वो बस IRGC रैलियों में चलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी इससे बहुत कुछ पता नहीं चलता। अब जानते हैं शासन समर्थक अकाउंट्स उनके अतीत के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने 17 साल की उम्र में ईरान इराक युद्ध में स्वयंसेवक सेवा की थी। उनका दावा है कि वो मोर्चे पर गए थे, लेकिन सच कहूं तो मुझे शक है कि वो असली मोर्चे के पास गए होंगे, वरना जिस तरह ईरान युद्ध लड़ रहा था वो जिंदा नहीं होते। ईरानी मीडिया का दावा है कि उनका पश्चिमी देशों से कोई भ्रष्ट संबंध नहीं है और इसे घोषणा में शामिल करना दिलचस्प है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्वसनीय रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनके पास पश्चिमी देशों में करोड़ों डॉलर की संपत्तियां हैं। अब उन रिपोर्ट्स को देखते हैं। तो ये जांच ब्लूमबर्ग द्वारा की गई थी। जांच के मुताबिक मोजतबा के पास लंदन के सेंट्रल इलाके में करीब 50 मिलियन पाउंड यानी लगभग 65 मिलियन डॉलर का फ्लैट है, और उनके पास लंदन के बाहर पूरे यूके में कई और लग्जरी प्रॉपर्टीज भी हैं। यूके में उनकी कुल संपत्ति करीब 100 मिलियन पाउंड यानी 140 मिलियन डॉलर है। ये सब तब है जब 2019 से उन्हें यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इन प्रतिबंधों के कारण ये संपत्तियां सीधे उनके नाम पर नहीं हैं, बल्कि ईरानी व्यापारी अली अंसारी के जरिए खरीदी गई है, जो उन अधिकारियों के लिए मुखौटा बनते हैं जो प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं। अब मोजतबा के लिए दुर्भाग्यवश
अंसारी पर भी पिछले साल से प्रतिबंध है। जिन संपत्तियों का हमें पता है उन पर रोक है। कोई उन्हें बेच या उनसे मुनाफा नहीं कमा सकता। लेकिन मुख्य सवाल ये है, मुज्तबा के पास इतना पैसा आखिर आता कहां से है? यूके में ही उसके पास सैकड़ों मिलियन डॉलर हैं। उसने यूरोप में होटलों व अन्य संपत्तियों में और पैसा लगाया है। यहीं पर हम देखते हैं कि ईरान कैसे काम करता है। सर्वोच्च नेता खुद सतत को नियंत्रित करता है, जो 60 अरब डॉलर संपत्ति वाला बड़ा व्यापारिक साम्राज्य है। ये ईरानी जनता के लिए होना चाहिए, लेकिन असल में सिर्फ सर्वोच्च नेता नियंत्रित करता है। मेरा अंदाजा है कि उस व्यापारिक साम्राज्य का कुछ मुनाफा मोजतबा तक भी पहुंचा, जो यूरोप में निवेश करता है और पश्चिम की आलोचना भी करता है। और इसके अलावा जाहिर है वो IRGC के नेताओं के बहुत करीब था। आप जानते हैं, वो लोग जिनके पास IRGC के भीतर ताकत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, ईरान में तेल का नियंत्रण IRGC के पास है। तो ये सारी प्रतिबंधित बिक्री जो हम देखते हैं कि ईरान चीन को कर रहा है या मान लीजिए कुछ और देशों को कर रहा है, तो IRGC को उससे फायदा होता है। मुझे पूरा यकीन है कि मुजतबा जो IRGC के करीब है, उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, वो भ्रष्ट है और पश्चिम में आलीशान जगहों पर निवेश कर रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो पश्चिम समर्थक है। असल में वो शासन के अब तक के सबसे निर्दयी कट्टरपंथियों में से एक है। यह जानकारी उन लोगों से आ रही है जिन्होंने उनके साथ काम किया है और फिर इंटरव्यू में उनके बारे में बात की है, जैसे कि कभी कभी उनका नाम ले लिया हो। इससे पता चलता है कि वे उन जनरलों और पुलिस अधिकारियों के करीब थे जिन्होंने 2009 के विद्रोह के दौरान बड़ी हिंसा की थी, जब दसियों हजार ईरानियों की हत्या हुई थी, जैसे जनवरी में हुआ। ईरान में विरोध और इस्लामिक शासन की सख्ती पर बात करने पर हमारी वीडियो हमेशा प्रतिबंधित हो जाती है। तो अगर आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं। इससे सच में फर्क पड़ता है। लेकिन चलिए अपनी कहानी जारी रखते हैं। अब उनका कट्टरपंथी होना निश्चित रूप से इस बात में भूमिका निभाएगा कि वे आगे चलकर पूरे देश के साथ कैसे पेश आते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू भी है। देखिए, उस शुरुआती हमले में जिसमें उनके पिता अली खामनेई की मौत हुई थी, दरअसल उस हमले में उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी माँ और एक बेटे को भी खो दिया था। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या सोचना है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है और यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है, तो मैं इसे साफ कर देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह की क्षति निश्चित रूप से उनके सोचने के तरीके पर आगे चलकर बड़ा असर डालेगी। मेरे हिसाब से जिसने अभी अभी पूरा परिवार खोया हो, उससे राजनयिक समाधान आना मुश्किल है। अब इन सब के अलावा ऐसा लगता है कि जब उन्हें सर्वोच्च नेता घोषित किया गया, उसके तुरंत बाद ईरानी मीडिया ने पुष्टि की कि मुजतबा हमलों में घायल हो गए थे। उन्होंने नहीं बताया किस हमले में घायल हुए, बस कहा कि वो ठीक हो रहे हैं। हमें नहीं पता उनकी चोट कितनी गंभीर है या उन्हें छिपाकर रखने का बहाना है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह भाषण देंगे, सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे, समर्थकों से मिलेंगे। लेकिन मेरा अंदाजा है कि वह इजरायली हमलों को लेकर इतना चिंतित हैं कि ये सब करने से बच रहे हैं। तो उनका घायल होना एक बहाना हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि ऐसा नहीं है। इसलिए हमें ठीक से नहीं पता कि वह सार्वजनिक रूप से कब सामने आएंगे। यहाँ याद रखें कि इजराइल ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। इजराइल ने खुले तौर पर कहा है कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वही अगला निशाना बनेगा, लक्ष्य नंबर 1। दरअसल इस पर और भी जानकारी है। ये उनका बहुत स्पष्ट संदेश है कि वे वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां उन्होंने छोड़ा था और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल बल्कि तो हम जानते हैं कि मोजतबा खामनेई रेवोल्यूशनरी गार्ड के बेहद करीब हैं और ऐसा लगता है कि इस समय रेवोल्यूशनरी गार्ड ही फैसले ले रहा है कि वे इस युद्ध को कैसे आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस समय शासन असाधारण दबाव में है और मुझे लगता है कि खामनेई के बेटे को चुनना शायद सबसे आसान विकल्प है और एक ऐसा विकल्प है जिस पर IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड भी सहमत हो सकता है। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि आपके संवाददाता ने बताया, इजरायलियों ने पहले ही कह दिया है कि जैसे ही किसी को नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया जाता है, वो एक निशाना बन जाता है। दरअसल वो शायद पहले से ही एक निशाना था। हाँ, और हम देख सकते हैं कि इजरायलियों ने इस शासन में कितनी गहरी घुसपैठ कर ली है। मेरा मतलब है, हम देख रहे हैं कि शासन के कई प्रमुख लोगों को पहले हफ्ते में ही मार दिया गया है। हाँ बिल्कुल, एक दिलचस्प स्थिति हो सकती है जब डोनाल्ड ट्रंप तय करे कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं और ईरान का नया नेता जो उभरेगा
उससे निपटने का तरीका निकाल लेंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इजराइल संभावित उम्मीदवारों की हत्या बंद करे। इजराइल सत्ता परिवर्तन का खुलकर समर्थन कर रहा है और अब मोजतबा उसकी प्राथमिकता है। इस कहानी के चलते कुछ अरब कॉमेडियन मजेदार वीडियो बना रहे हैं कि अली खमेनी के बाद ईरान नया सर्वोच्च नेता कैसे चुनेगा। अब मुझे यकीन है कि आप लोग भी मेरी तरह है जो अरबी नहीं बोलते, लेकिन मुझ पर भरोसा करें जब मैं ये कहता हूं आप इस वीडियो को समझ जाएंगे। देखिए। सलाम क्या सच कहूं तो मैं कसम खाता हूं मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए, मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए। सलाम। आइए इजरायली हत्याओं पर चर्चा जारी रखें क्योंकि ये रुकती नहीं दिख रही। कल ही आईडीएफ ने बताया कि उन्होंने सर्वोच्च नेता के सैन्य कार्यालय के नए प्रमुख और ईरान सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ को मार दिया। यह व्यक्ति ईरान की सैन्य शाखाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार था और उसकी हत्या उन कई लोगों में शामिल है जिन्हें इजराइल ने इस ऑपरेशन की शुरुआत से मारा है। ये कल हुआ था और कल ही इजराइल ने इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य शाखा के खिलाफ एक और बड़ा हमला किया। वो हमला निश्चित रूप से IRGC एयरफोर्स मुख्यालय पर था। आपकी स्क्रीन पर वो चित्र है जिसे IDF ने प्रकाशित किया और उनके द्वारा सार्वजनिक की गई जानकारी के अनुसार ये मुख्य कमांड और कंट्रोल सेंटर था जिसका इस्तेमाल एयरफोर्स को निर्देशित करने के लिए किया जाता था। मूल रूप से उनकी कोई भी गतिविधि यहीं से संचालित होती थी और अब उस एक हमले में दर्जनों लोग अंदर थे जो मारे गए। यही मैं ध्यान वापस लाना चाहता हूं जनवरी में हुए ईरानी हत्याकांड पर। अभी हाल ही में यूके में ईरान के राजदूत का एक लाइव टीवी इंटरव्यू में जनवरी के हत्याकांड पर सामना हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो सवाल जवाब के लिए तैयार नहीं थे, उनका नियंत्रण भी खो गया। सुनिए। आपके देश पर हमला हो रहा है लेकिन आपके लोग भी हमलों का शिकार हुए हैं। जब से हमने आखिरी बार बात की थी आपकी सरकार ने सड़कों पर अपने ही हजारों लोगों को मार डाला है जिन्होंने शासन के हाथों हो रही पीड़ा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी। हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। आप इसे सही कैसे ठहरा सकते हैं राजदूत? ईरानी पक्ष को हमारे खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अपनी खुद की समस्याएं हैं और दुर्भाग्यवश ईरानी लोगों को भी इस मामले में अपनी खुद की समस्याएं हैं। लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे सच में विश्वास है। हाँ, अभी हमारे लोग बहुत ही दर्दनाक और संवेदनशील समय से गुजर रहे हैं, लेकिन वे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अगर आप ईरान के अंदर जाएं तो आप लोगों के बीच एकजुटता और एकता देख सकते हैं। राजदूत, हम ईरान में स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करना चाहते हैं ताकि देख सकें कि वहाँ क्या हो रहा है। क्यों नहीं? हमने वहाँ जो हुआ बहुत कुछ देखा है। अभी आज सुबह ही मैंने आपके देश में जनवरी में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हुआ उसकी कई तस्वीरें देखी और कुछ वीडियो भी देखे। मैंने BBC वेरीफाई के हमारे सहयोगियों द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित तस्वीरें और वीडियो देखे जिनमें ईरान के कर्जाक फोरेंसिक मेडिकल सेंटर के आंगन में जहां हत्याएं हुई बिखरे लाशों के बैग दिख रहे हैं। मैंने युवाओं, किशोरों, बुजुर्गों की तस्वीरें देखीं जिन्हें आपकी सरकार ने मार डाला था। चोटिल चेहरे, खून से लथपथ शरीर, गोली के घाव। आप इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे लोगों को बस शिकायतें हैं? आपकी सरकार ने अपने ही हजारों लोगों को मार डाला और दुनिया ने ये देखा। नोरा, एक बार फिर मैं आपको सलाह देता हूं कि आप बहुत सतर्क और संवेदनशील रहें और हमारे सहयोगियों ने उन तस्वीरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है। मिस्टर एरामाइक, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि हमारे पास कोई समस्या नहीं है। नहीं, समस्या है। हमारे देश में समस्याएं हैं। देखिए, इन समस्याओं को ईरानी कानूनों और नियमों के अनुसार कैसे सुलझाया और निपटाया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है और बिना किसी विदेशी देश की ईरान के खिलाफ दखलंदाजी के। ये दखलंदाजी नहीं थी, बल्कि आपके अपने लोगों के अपनी तकलीफों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करने की बात थी। अगर छुपाने को कुछ नहीं था तो विरोध के समय इंटरनेट क्यों बंद किया गया? अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग करने की अनुमति क्यों नहीं दी? क्योंकि अब इंटरनेट का इस्तेमाल ईरानी सुरक्षा के खिलाफ एक सैन्य उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
आपको ईरान की परिस्थितियों और वहां की स्थिति को लेकर बहुत संवेदनशील होना चाहिए। हमारी सहयोगी BBC वेरीफाइड टीम ने इन सब चीज़ों की बहुत ही सावधानी से जांच की है और इसी वजह से हम ये बात आपके सामने रखना चाहते थे।